नमस्ते और स्वागत है। आज हम सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं देखने वाले, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सदियों पुरानी परंपरा के पीछे छिपे विज्ञान और तर्क को परत दर परत खोलें। हमारा स्रोत है मिस्टर सिंह किचन का एक वीडियो, जो पुरानी खांसी, सर्दी और जमे हुए बलगम के लिए एक दवा बनाने की विधि बताता है। तो आज का हमारा सवाल है, क्या ये सिर्फ दादी नानी के नुस्खे हैं या इनमें वाकई कोई गहरा वैज्ञानिक आधार छिपा है? और इसकी शुरुआत एक बहुत ही, मैं कहूंगा, अजीब लगने वाले नियम से होती है। वीडियो में साफ साफ कहा गया है कि इस नुस्खे के लिए लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। हाँ, ये बहुत जरूरी बताया गया है। स्टील या नॉन स्टिक का नहीं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। आखिर एक धातु से इतना क्या फर्क पड़ सकता है? ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। तो इस नुस्खे का पहला कदम ही काफी अनोखा है। यहाँ 200 ग्राम अदरक ली गई है, छिलके समेत जी। और उसे सीधे आग पर या घी में नहीं, बल्कि नमक में भूना जा रहा है। हाँ, वीडियो में दिखाया गया है कि पहले लोहे की कढ़ाई में नमक को 2-3 मिनट तक तेज गरम किया जाता है और फिर उसमें अदरक डालकर 7-8 मिनट तक भूना जाता है। ये प्रक्रिया मतलब बहुत सोच समझकर डिजाइन की गई लगती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो लोहे की कढ़ाई की बात, ये एक पारंपरिक मान्यता है। अच्छा। माना जाता है कि जब हम इसमें कुछ पकाते हैं तो लोहे के सूक्ष्म कण भोजन में आ जाते हैं। अब आधुनिक विज्ञान इस पर बहस कर सकता है कि कितना आयरन आता है, लेकिन पारंपरिक नुस्खों में इसे स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी कदम माना जाता है। और नमक में भूनने का क्या तर्क है? ये सीधे भूनने से अलग कैसे है? इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि गरम नमक एक ओवन की तरह काम करता है। ओवन की तरह? हाँ, मतलब अदरक को चारों तरफ से एक जैसी गर्मी देता है, जिससे वो अंदर तक पक जाती है बिना जले। अच्छा। और दूसरा कारण है नमी। नमक अदरक की बाहरी सतह की नमी को सोख लेता है। इससे अदरक का स्वाद और तीखापन और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पकाने का तरीका नहीं, बल्कि स्वाद को निखारने की एक तकनीक है। अब भुनने के बाद अदरक को ठंडा करके छीला जाता है। वीडियो में इस बात पर बहुत जोर है कि छीलना भुनने के बाद है, पहले नहीं। जी। फिर इसे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में एक चिकना पेस्ट बनाया जाता है। और यहाँ एक और सख्त नियम है, पानी नहीं डालना है। बिल्कुल, एक बूंद भी नहीं। लेकिन क्या इससे मिश्रण बहुत ज्यादा सूख नहीं जाएगा? मतलब मिक्सर में बिना पानी के अदरक पीसना मुश्किल होता होगा न, कई बार तो मिक्सर चलता ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और थोड़ी मुश्किल होती भी है। इसके लिए मिक्सर को लगातार चलाने के बजाय रुक रुक कर चलाना पड़ता है। अच्छा, पल्स मोड पर। बिल्कुल। लेकिन पानी न डालना इस नुस्खे की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, शेल्फ लाइफ। जहां नमी होती है वहां बैक्टीरिया पनपते हैं। पानी ना होने से ये मिश्रण महीनों तक खराब नहीं होता। सही बात है। और दूसरा कारण है कंसंट्रेशन। पानी मिलाने से इसका असर हल्का हो जाएगा। हम यहाँ एक कैंडी या गोली बना रहे हैं, चटनी नहीं। समझ गया। और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ इस नुस्खे पर ही नहीं, बल्कि अचार और मुरब्बे बनाने की पारंपरिक विधियों पर भी लागू होती है। बिल्कुल, ये संरक्षण का एक सदियों पुराना सिद्धांत है। नमी को दुश्मन माना जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अदरक का दाढ़ा बिना पानी का पेस्ट तैयार है। जी। अगले चरण में उसी लोहे की कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी गरम करके इस पेस्ट को डाला जाता है और धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक भुना जाता है, जब तक इसका रंग गहरा ना हो जाए। इस प्रक्रिया को हम भूनना कहते हैं। ये भारतीय खाना पकाने की, आप कह सकते, आत्मा है। इसका मकसद सिर्फ कच्चेपन को हटाना नहीं, बल्कि स्वाद में एक गहराई, एक मसौंधापन लाना है। अच्छा। और घी के साथ भुनने से अदरक का तीखापन थोड़ा कम होता है और उसमें एक मुलायम पौष्टिक स्वाद जुड़ जाता है। घी यहाँ सिर्फ एक कुकिंग मीडियम नहीं है। तो फिर क्या है? वो खुद भी एक औषधि का काम कर रहा है, जो गले को चिकनाई देता है। ठीक है, तो अदरक का तीखापन हमने भुनकर कम कर दिया। लेकिन खांसी में सिर्फ तीखापन कम करना काफी नहीं होता, गले को आराम भी देना होता है। बिल्कुल। और यहीं पर इस नुस्खे का दूसरा हीरो आता है, गुड़। वीडियो में 200 ग्राम अदरक के लिए 400 ग्राम यानी ठीक 2 गुनी मात्रा में गुड़ इस्तेमाल किया गया है। ये अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ गुड़ का चुनाव भी मायने रखता है। ये सिर्फ एक स्वीटनर नहीं है। आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों को उनकी तासीर यानी वीर्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। बिल्कुल। अदरक, गुड़, काली मिर्च, अजवाइन, इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज उष्ण वीर्य की है। ये उष्ण वीर्य का सिद्धांत क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है? इसका मूल विचार ये है कि गर्म तासीर वाली चीजें शरीर में जाकर गर्मी पैदा करती हैं। अच्छा। ये गर्मी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है,
ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है और सबसे जरूरी, जमे हुए कफ या बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करती है। वाह! तो ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं, बल्कि एक पूरी चिकित्सा प्रणाली का छोटा सा उदाहरण है। गुड़ गले को एक आरामदायक परत भी देता है और अपनी गर्मी से राहत पहुंचाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो ये सिर्फ स्वाद के लिए गुड़ और मसालों का मिश्रण नहीं है, बल्कि एक सोची समझी आयुर्वेदिक रणनीति है। बिल्कुल। अब जब गुड़ पिघल जाता है तो इसमें 3 मसाले डाले जाते हैं। 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और ये संयोजन भी कमाल का है। अब देखिए, ये सिर्फ स्वाद के लिए मसाले नहीं डाले जा रहे, मतलब ये अपने आप में एक पूरी दवाई तैयार हो रही है। पारंपरिक समझ के अनुसार काला नमक एक एक्सपेक्टरेंट की तरह काम करता है, यानी ये बलगम को ढीला करता है। अच्छा। अजवाइन में थाइमोल होता है, जिसे एक बेहतरीन एंटीटसिव यानी खांसी रोकने वाला माना जाता है। और काली मिर्च में पिपेरीन होता है, जो न सिर्फ गले की खराश दूर करती है, बल्कि बाकी जड़ी बूटियों के असर को भी बढ़ाती है। वाह! मतलब ये बाकी मसालों का असर करने में मदद करती है। हाँ, इसे योगवाही कहते हैं, यानी जो दूसरों के गुणों को लक्ष्य तक पहुंचाए। ये तो एक तरीका हुआ, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। ज्यादातर घरों में अदरक का इस्तेमाल काढ़ा बनाकर किया जाता है, उसे पानी में उबालकर। हाँ, बिल्कुल। तो इस भुनने और पकाने वाली प्रक्रिया में और काढ़े में क्या बुनियादी फर्क है? दोनों में अदरक तो है ही। बहुत अच्छा सवाल है। फर्क जमीन आसमान का है। अच्छा। काढ़ा या डिकॉक्शन पानी आधारित होता है, वो हल्का होता है, शरीर में तुरंत अब्जॉर्ब होता है, उसका असर भी तुरंत होता है, जैसे बंद नाक खोलना या गले को तर करना। लेकिन ये टिकता नहीं। दूसरी तरफ ये जो हम बना रहे हैं, ये घी और चीनी मतलब गुड़ पर आधारित है। ये एक कॉन्सेंट्रेट है, ये शरीर में धीरे धीरे घुलता है और गले पर एक परत बनाकर लंबे समय तक आराम देता है। सही बात है। और आप काढ़े को स्टोर नहीं कर सकते, जबकि इन गोलियों को महीनों तक रखा जा सकता है। तो काढ़ा तुरंत राहत के लिए है और ये गोली एक गहरी और लंबे समय तक चलने वाली चिकित्सा के लिए है। बिल्कुल सही समझे। वाह, ये जानना वाकई बहुत जरूरी था। तो मसाले मिलाने के बाद मिश्रण को 8 से 10 मिनट तक और पकाया जाता है जी, जब तक वो गाढ़ा होकर कढ़ाई के किनारे ना छोड़ने लगे। अब जो तरीका बताया गया है वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। ये परखने के लिए कि मिश्रण तैयार है या नहीं, कोई थर्मामीटर या टाइमर नहीं, बल्कि पानी का एक कटोरा इस्तेमाल होता है। हाँ, ये बहुत पुरानी तकनीक है। सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये कमाल का काम करता है। वीडियो में चम्मच से थोड़ा सा मिश्रण लेकर ठंडे पानी के कटोरे में डालने को कहा गया है। जी। अगर मिश्रण दानी में घुल जाए तो मतलब वो कच्चा है, लेकिन अगर वो इकट्ठा होकर एक छोटी ठोस गोली बन जाए जिसे उंगलियों से उठाया जा सके, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल तैयार है। ये एक बहुत ही अनोखी और कारगर तकनीक है। इसे पारंपरिक भाषा में गोली की चाशनी या अंग्रेजी में हार्ड बॉल स्टेज कहते हैं। हार्ड बॉल स्टेज। हाँ, ये मिठाई और चिक्की बनाने वालों का सदियों पुराना सीक्रेट है और इसका एक बहुत सटीक वैज्ञानिक आधार है। वो क्या है? देखिए, जैसे जैसे हम चीनी के सिरप को पकाते हैं, उसमें पानी की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है। और चीनी की सघनता बढ़ती जाती है। हार्ड बॉल स्टेज तापमान की वो सटीक रेंज है, लगभग 121 से 130 डिग्री सेल्सियस। अच्छा। जहां चीनी इतनी सघन हो जाती है कि ठंडे पानी में डालते ही वो तुरंत जमकर एक ठोस गोली बना लेती है। और अगर कम पकाए तो गोलियां नरम और चिपचिपी बनेंगी। अच्छा। और अगर ज्यादा पका दिया तो वे पत्थर जैसी सख्त हो जाएंगी। मतलब ये वाटर टेस्ट बिना किसी फैंसी उपकरण के उस सटीक बिंदु को पकड़ने का एक अचूक तरीका है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अंदाजे का खेल नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान है। जी। तो जब मिश्रण ये टेस्ट पास कर लेता है तो उसे एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दिया जाता है। ठंडा होने पर हाथ में थोड़ा घी लगाकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती हैं और आखिर में इन गोलियों को पिसी हुई चीनी के पाउडर में लपेटा जाता है। जी। वीडियो में बताया गया है कि ऐसा करने से वे आपस में चिपकती नहीं हैं। जी, और ये सिर्फ चिपचिपाहट रोकने के लिए नहीं है। तो फिर चीनी की ये बाहरी परत एक बैरियर की तरह काम करती है, जो हवा की नमी को गोलियों तक पहुंचने से रोकती है। अच्छा। ये बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के संरक्षण का एक प्राकृतिक तरीका है। मुझे याद है बचपन में जब मुझे खांसी होती थी तो मेरी दादी ठीक यही गोली बना कर देती थी। और उनका कहना था कि इसे चूसना है, चबाना नहीं, ताकि इसका रस धीरे धीरे गले में लगे और अपना काम करे। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं।
तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जी। वीडियो में सलाह दी गई है कि सामान्य तौर पर सुबह नाश्ते के बाद एक गोली धीरे धीरे चूसनी है। हाँ। और अगर समस्या ज्यादा पुरानी या गंभीर है तो एक गोली शाम को खाने के बाद भी ली जा सकती है। हाँ, और इसे सर्दियों में नियमित रूप से लेने से बचाव भी हो सकता है। मतलब ये इलाज के साथ साथ एक प्रिवेंटिव रेमेडी भी है। बिल्कुल। नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर हो सकती है। तो आज हमने सिर्फ एक रेसिपी नहीं देखी, हमने उसके हर कदम के पीछे छिपे क्यों को समझा। सही बात है। लोहे की कढ़ाई की पारंपरिक मान्यता से लेकर नमक में भुनने के विज्ञान तक, और उष्णवीर्य के आयुर्वेदिक सिद्धांत से लेकर हार्ड बॉल स्टेज की केमिस्ट्री तक, ये पारंपरिक ज्ञान का एक अद्भुत संगम है। ये नुस्खा हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि कैसे हमारे रसोई घर सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के खजाने भी हैं। हर सामग्री, हर प्रक्रिया के पीछे एक गहरा तर्क छिपा होता है, जिसे शायद हम आज की भागदौड़ में भूलते जा रहे हैं। सही कहा। और ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है, हमारी अपनी पारिवारिक परंपराओं में ऐसे और कौन से भूले बिसरे नुस्खे छिपे हो सकते हैं जो आधुनिक समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं और जिन्हें